सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वेव को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल फिज़िक्स वेव इंडिया पर अवेलेबल है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार हम उसको रिकैप करते हैं और उसके बाद आगे का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैंने जैसे कि बताया आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एनर्जी। दैट मींस वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी which is produced by some primary sources like coal, nuclear power, water, etc. प्राइमरी सोर्सेस कैसे हैं? कोल, वाटर, ऑयल एंड न्यूक्लियर फ्यूल। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हम कुछ प्राइमरी सोर्सेस जो हमारे नेचर में है इनसे एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या काम करती है? किसी भी सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यदि लगा हुआ है तो उसको फंक्शन करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि हम यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट में एक सेल लगा हुआ है और एक की लगी हुई। जैसे मैं की ऑन करता हूँ तो ये सेल या जो ये बैटरी, हम इसको बैटरी मान लेते हैं। जैसे बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, यानी एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं, बट अभी ले लेते हैं कि ये सेल ही क्या है, बैटरी है। तो ये बैटरी जो है इसके अंदर क्या है? एक केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला गया होगा जिसके कारण एक केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो रखी है। ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रोड्स की मदद से ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ से जैसे की ऑन करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट जो वायर्स होते हैं उसमें फ्लो होके जो भी हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जैसे बल्ब बना रहे हैं, इसको पास जाती है और ये बल्ब वापस से ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस हुई है, इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर देता है लाइट में, यानी प्रकाश के अंदर, और साथ ही हीट के। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसका बैटरी से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तक फ्लो होना ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज बताया था आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ऐसा होता है क्योंकि ये जो वायर्स होते हैं ये सब कंडक्टर्स होते हैं, यानी ये इन सब वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेशन करके एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आगे फ्लो होती है। तो इस तरीके से हमने सीखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी body due to which it feels a force of attraction or repulsion. There are two types of charge. First is positive charge and second is negative charge. What is the formula of charge? Q बराबर I into T और Q equal to N. जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब आपको करंट दे देगा, टाइम दे देगा और चार्ज पूछ रहा है तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैपिटल Q सिंबल है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यूनिट होती है, यहाँ से देखें तो एम्पियर इंटू सेकेंड और नीचे से देखें यहाँ से देखें या एम्पियर इंटू सेकेंड किसके इक्वल होता है? कूलॉम के। कूलॉम किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक जस्ट अरेंजमेंट होता है सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, जैसे बैटरी की, बल्ब, अमीटर, वोल्टमीटर जब हम किसी सर्किट में लगा देते हैं तो वो सर्किट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक
सर्किट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज पाथ के थ्रू मूव करती है और जो भी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी अनदर फॉर्म में और उसका यूटिलाइज हमारे डेली लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा था कल लास्ट लेक्चर में, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे एक मीटर भी लगा रखा था प्लस माइनस। हमने ये भी डिस्कशन किया था कि वोल्ट मीटर का क्या काम है, मीटर का क्या काम है, वोल्ट मीटर का काम है ये बैटरी से जो एनर्जी यहाँ से दी जा रही है, यानी अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझाऊंगा। तो इसका एक काम है कि इस बल्ब के सिरों पर जितना भी पोटेंशियल या वोल्टेज जितना भी ड्रॉप हो रहा है उसको ये मेजर करता है, यानी वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है, अमीटर करंट को मेजर करता है। क्वेश्चन आता है कि अमीटर को कहाँ लगाते हैं, तो हमको बोलना है सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। वोल्टमीटर को कहाँ लगाते हैं, सर्किट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हमेशा लगाया जाता है। तो पूछता है कि क्यों अमीटर को सीरीज में ही लगाते हैं, तो आपको लिखना होता है कि वाई अमीटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमको आंसर देना होता है कि अमीटर जो है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है। और हम यदि आइडियल अमीटर लेवें, आइडियल अमीटर की बात करूं, वैसे तो कोई भी अमीटर आइडियल नहीं होता है, हर अमीटर में कुछ ना कुछ मामूली सा भी देखें तो रेजिस्टेंस जरूर होएगा, बट आइडियल अमीटर की बात करें तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम जीरो होता है। तो क्वेश्चन आता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको लिखना होता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। और यही कारण है कि चूंकि अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, लो है, इसलिए इसको सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। और ये सर्किट में सीरीज में लगाने से क्या होगा कि ये जब करंट इसमें से निकलेगी तो ये करंट को तो मेजर कर लेगा, लेकिन करंट की किसी भी वैल्यू को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो वर्ड है इसका इंग्लिश जो हिंदी मीन है इसका मतलब है प्रतिरोध, मतलब किसी भी चीज के रास्ते में एक बाधा उत्पन्न कर देना। यानी प्रतिरोध का काम क्या होता है कि वो करंट की वैल्यू को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। परंतु अमीटर जो है आपका उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता है और करंट जितनी वैल्यू यहाँ से आई थी उतनी वैल्यू आगे पास हो जाती है और ये उस वैल्यू जब इसमें से गुजरती है तो उसको मेजर करके हमें रीडिंग देता है। साथ ही वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है और रेजिस्टेंस हाई होने के कारण जब करंट इस जगह इस ए पॉइंट पर आती है तो उसके बाद में दो रास्ते आ जाते हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। परंतु जब वो यहाँ से जाने लगती है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है, यानी यहाँ से करंट पास नहीं हो सकती, इसलिए वो सीधे सीधे बल्ब में से होके चली जाती है। और इस दोनों सिरों पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसको ये वोल्टमीटर मेजर करता है। क्वेश्चन ये भी आता है आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो नॉर्मल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जबकि आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो दो चार क्वेश्चन यहाँ बन गए, किसको किस में लगाते हैं, अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं और वोल्टमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, एटसेट्रा। योगदान के लिए समझ आता हूं। तो हम पढ़ रहे थे वोल्टमीटर और अमीटर के बारे में। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये आपको याद रखना है। क्यों अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ये करंट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करता है और उसको मेजर करके आगे फ्लो होने देता है। वोल्टमीटर को क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, जिसके कारण इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती और करंट सीधी सीधी निकल जाती है और इसके सिरों पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसको ये मेजर कर लेता है। चलो अब आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, ये टॉपिक बिल्कुल नया है। इलेक्ट्रिक चार्ज उनके बारे में तो आपने पहले कभी सुन भी रखा होगा, परंतु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। और इसका एक साथी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें क्या अंतर है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं विद्युत विभव या फिर वोल्टेज भी कह सकते हो आप सामान्य भाषा में। हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी उसका वोल्टेज 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। तो ये वोल्टेज भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और जब किसी सर्किट के दोनों हिस्सों को देखते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वैल्यू, जैसे मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पे पोटेंशियल माना वी है, इस पे पोटेंशियल माना वी भी है। पोटेंशियल का लिखने का जो सिंबल है वो वी से, वोल्टेज इसलिए वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, और वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों के बीच, दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस निकाले। तो ये जो डिफरेंस आएगा यही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और यदि ये जीरो होता है, यदि यहाँ पर जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन दोनों की वैल्यू सेम है, सेम होने पर जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो करंट फ्लो होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पॉइंट पे जितना पोटेंशियल जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो नहीं, वो सेम नहीं होना चाहिए, ताकि उनका जो डिफरेंस है वो कभी भी जीरो ना हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं, सर्किट के अंदर क्या होता है कि बैटरी लगा के रखते हैं। अभी बैटरी मैं बना देता हूँ, दो सेल लगा देता हूँ, दो सेल का कॉम्बिनेशन एक बैटरी कहलाती है, और एक मैंने की लगा दी है। की लगाने से यहाँ से एनर्जी क्या होगी, फ्लो होगी, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, यानी यहाँ से चार्ज जा रहा है, चार्ज में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो चार्ज की जो गति होगी इलेक्ट्रॉन की वो जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, यानी इलेक्ट्रॉन मूव क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा। और करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो किसी भी सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की होती है। और ये जो मैंने उल्टी दिशा में लगाई है ये तो करंट की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से रोटेट मतलब फ्लो यहाँ पर करता है। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी। तो हम कह रहे हैं कि बैटरी से कुछ एनर्जी जब हम लेते हैं, यहाँ से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की कोशिश करता है तो उसको वहां भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी, और वो एनर्जी किससे ले रहे हो, इस बैटरी से ले रहे हैं। हमें करंट फ्लो करानी है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव कराना होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक अपन को इस इलेक्ट्रॉन को भेजना होगा। और इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने में जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी वो एनर्जी कंज्यूम किस फॉर्म में होगी, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में हमने पढ़ा है। तो हम एक इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे ताकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। नेगेटिव टर्मिनल से कहां तक, पॉजिटिव टर्मिनल तक यहाँ डिस्प्लेस हो जाए। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हो। तो जो ये वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क कहाँ से मिलता है, ये मिलता है उस बैटरी की एनर्जी से। यानी जो रिक्वायर्ड वर्क डन है किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, वो वर्क डन और उस चार्ज की वैल्यू का जो रेशियो होता है वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम इसको जब डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, इसकी इतना डिटेल से आपको समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके बस बेसिक है ये। तो अपन इसको याद करें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस V। तो द वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं किससे, बैटरी से एनर्जी ले रहे हैं, केमिकल एनर्जी। तो वो एनर्जी ही किसका फॉर्म बनेगी, वर्क का, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्क की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है बैटरी से, यानी कि जितना वर्क करना पड़ रहा है, तो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज Q from any point of circuit to another point of A is called, तो हम यहाँ बोलेंगे the work done required to move a charge Q from any point of circuit
of a circuit to another point of A is called electric potential. तो यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन किया जाएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो वर्क डन है जो कि Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए किया जा रहा है या रिक्वायर्ड है। तो हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे तो द वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज, द वर्क डन रिक्वायर्ड to move that charge from one point to another point of a circuit is given by, is known as electric potential of that circuit. So V equal to, the formula is given by V equal to W upon Q. What is W here? W is work done and the Q is charge. That charge which has to be moved from one point to another point of the circuit. So formula is clear. The electric potential is given by V equal to W upon Q. Then what is the unit of electric potential? The unit जो होगी इसकी, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट हम पहले ही पढ़ गए हैं, कूलम। तो देखो जूल पर कूलम, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो J/C इसकी यूनिट होगी। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए एलेक्जेंड्रा वोल्टा, उनके सम्मान में इस वोल्टेज या फिर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट एक और होती है जो क्या कहलाती है? वोल्ट। क्या कहलाती है? वोल्ट कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सर्किट टू अनदर पॉइंट ऑफ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर the ratio of work done to that charge is known as electric potential and the unit of electric potential is joule per coulomb और volt। दोनों ही यूनिट आपको याद रखनी है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी सर्किट के कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे एक सर्किट बनाया, ये बल्ब लगा दिया या रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप, ये मैंने यहाँ मैग्नेट लगा दिया और ये की लगा दिया, करंट फ्लो हो रही है कि ये ऑन है तो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, इस पॉइंट को मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया बी। इस कंडीशन में यदि करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि बी पे जो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको लेट कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को VA है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VB है और इन दोनों के बीच जो इक्वल नहीं है तभी तो करंट फ्लो हो रही है। मैंने अभी पहले बताया आपको कि यदि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 0 और करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें यही पता लगाना, देखो एक पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? वैसे भी आपको पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और ये किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल से, तो VB पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? सॉरी, पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में? ए पॉइंट के कंपैरिजन में। इसलिए करंट कहां से कम फ्लो हो रही है? ए पॉइंट टू बी पॉइंट की तरफ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, तो हम निकालेंगे VA माइनस VB। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को पहुंचाने के लिए जो भी चार्ज कैसा आएगा? बी से ए तक आएगा, चार्ज विपरीत डायरेक्शन में चलता है, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन। तो किसको लेके आया? चार्ज को किया गया वर्क डन, यानी होगा वही फॉर्मूला आ गया वापस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसमें ओनली एक ही भी आता है और डिफरेंस में हमको पता है 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला होगा वही रहता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। तो आप याद करें कि जूल पर कूलम और वोल्ट किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये जो टॉपिक्स जहां पर है वहां साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स और कुछ टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में एक क्वेश्चन पहले था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज यदि है तो उस 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो मैंने आपको बताया था, आपसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 coulomb charge consists how many electrons? Find them. So we applied the formula Q is equal to M into E because we know that this
formula, only this formula gives the value of number of electron. So the value of n is given by q by e. So q, what is q? Q is 1 coulomb, and what is e? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. कूलम से कूलम कट, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आया था 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा आंसर। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन और भी थे वहां पर। एग्जांपल 12.1 जो था वो कह रहा था कि इफ I is equal to 0.6 एम्पियर, यदि 0.6 एम्पियर की करंट ड्रॉन की जा रही है किसी फिलामेंट ऑफ बल्ब से, किसी बल्ब के फिलामेंट से कितनी करंट ड्रॉन की जा रही है? I इक्वल टू 0.6 और कितने समय के लिए? 10 मिनट्स के लिए। तो बताइए कि कितना चार्ज उस वायर में से या उस फिलामेंट में से फ्लो होगा। तो कितना चार्ज फ्लो होगा हम फाइंड आउट करें। तो हमारे को यहाँ पे क्या Q बराबर एन वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए? नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि Q is equal to how many charge flow through that filament. So we apply the formula. We know that the current is given by I is equal to Q upon T. So Q is given by I into T. Use that formula. And in this formula, I is given by 0.6, but here time is in minute. We have to convert in second. So we know that in 1 minute is 60 seconds. So we into the this value from 60. So we get 600 seconds. Then we put the value here. What we get? पॉइंट हटेगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 एंड ये 0, तो 360 कूलम। ये आंसर आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन जो गिवन होता है उसको पहले देखना है कि उसके अंदर क्या गिवन है और फिर क्या पूछ रहा है, और फिर जो भी चीज वो पूछ रहा है उसके सूटेबल फॉर्मूला वहां लिख के वहां वैल्यू अप्लाई करनी है और उसके बाद उसको सोल्व करना है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में कि व्हाट द मीन ऑफ व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें कोई करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रही होती है। साथ ही इट्स एन अरेंजमेंट इन विच सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर जुड़े हुए होते हैं उसके अंदर, जैसे एक बैटरी, एक की और एक रेजिस्टेंस वायर या फिर कोई बल्ब, उसके साथ में एक वोल्टमीटर भी होगा, एक एमीटर भी होगा। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं ये आपस में जुड़ के क्या कर देते हैं, हमारे एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं। तो व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक बैटरीज, की, एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंसेस एंड bulbs etc. So you can answer it very easily. What does an electric circuit mean? तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि what defines the unit of electric current? Define the unit of current. Unit of current तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q upon T होता है। Q upon T से जो यूनिट आएगी हमारे पास वो आएगी या तो कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। तो एम्पियर यूनिट होती है किसकी? करंट की। बट वो कह रहा है डिफाइन कीजिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इफ Q is equal to 1 coulomb charge is flown in the Q coulomb charge is flow in the T is equal to 1 second, then the current drawn from that wire or conductor is given by I is equal to 1 coulomb upon 1 second is equal to, देखो I Q बराबर कितना लेट कर लिया, 1 coulomb चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 upon 1 1 ही बचना है और 1 coulomb upon second क्या कहलाता है? coulomb upon second एम्पीयर कहलाता है। तो ये कहलाएगा 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर क्या होती है? तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि if 1 coulomb charge flow through a wire or conductor in 1 second, then the current drawn from that wire is given by 1 ampere. तो बड़ा ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे इसकी लैंग्वेज बना के लिखेंगे if 1 coulomb charge is flow in 1 second through a conductor, then the current
drawn from that conductor is given by 1 ampere. So ये सिंपल। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि what does maintain the potential in the circuit। पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है? सर्किट के अंदर पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है? पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल क्या है? किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन। और वर्क डन कौन दे रहा है? एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं हम? बैटरी से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मेंटेन किसके कारण करता है? तो आंसर आ जाएगा बैटरी या फिर सेल। बैटरी या फिर क्या जाएगा इसका आंसर? सेल। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। 1 वोल्ट का क्या मतलब? तो हम जानते हैं सिंस V इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इफ W इक्वल टू 1 जूल है, क्या है? वर्क इज गिवन बाय 1 जूल एंड चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, देन voltage या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट मींस 1 वोल्ट। तो इसको फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड, मैं लिख के बताता हूं देखो कैसे लिखेंगे। इफ 1 जूल वर्क is required to maintain to move 1 coulomb charge through the circuit या 1 point of circuit to another point। तो 1 joule work is required to move 1 coulomb charge through the circuit, then the potential, the electric potential is given by 1 volt। The potential, electric potential is given by 1 volt। क्लियर? एक क्वेश्चन और है, how much energy is consumed। एक क्वेश्चन और है कि how much energy is consumed by moving a unit charge through a battery of 6 volt। यानी कोई सर्किट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये बल्ब लगा हुआ है और बैटरी जो है उसका पोटेंशियल, जिसका वोल्टेज हमको गिवन है 6 वोल्ट गिवन है इसका पोटेंशियल, और ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज फिर इक्वल टू कितना है? यूनिट चार्ज मतलब कितना गिवन है आपको? 1 कूलम। और वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस यदि माने बैटरी का तो 6 वोल्ट है, या V बोले तो भी 6 वोल्ट ही है। तो V बराबर आपको गिवन है 6 वोल्ट। बोल रहा है हाउ मच एनर्जी कंज्यूम फ्रॉम दैट बैटरी, उस कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है उस बैटरी से। तो हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। सो हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या होता है? सिंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सो हियर W इज इक्वल टू V इनटू Q। V कितना है? 6, ये 1, तो ये आंसर क्या जाएगा? 6। आगे यूनिट क्या आएगी? वर्क की यूनिट हमें पता है जूल। बच्चों यूनिट हमेशा लगाए, कोई भी क्वेश्चन करें उसको कंप्लीट करें, बिना यूनिट के आप आंसर लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे ही हैबिट बनानी चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें कोई भी चीज यदि हम लिखते हैं तो उसकी यूनिट को साथ में लिखें। और ये हैबिट जब आप बनाते हैं तो आपके अंदर एक कंप्लीटनेस का भाव उत्पन्न होता है, और कोई भी चीज को आधा अधूरा ना छोड़े। जब भी किसी चीज को आप करें तो उसको पूरा करें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको भी देखें तो पूरा ही देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही ओम्स लॉ को बहुत ही जबरदस्त तरीके से विद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। घर पे रहें, सेफ रहें, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया बनाए रखें, हेल्दी डाइट लें
अच्छी नींद लें और मोबाइल का तभी ही यूज करें जब आपको कोई नॉलेज लेनी है, अदरवाइज मोबाइल को अपने आप से दूर रखें क्योंकि रेडिएशन का आप पे बुरा इफेक्ट हो सकता है। मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी मोबाइल के साथ में मुझे टाइम बिताना पड़ रहा है तो उसका रेडिएशन का असर मुझ पे भी हो रहा है। मेरा भी बिहेवियर मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप फील होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं अभी उस एज में हूँ कि मैं एनालाइज करता हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ या ऐसा चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो मैं जब एनालाइज करता हूँ तो मेरी जो डेली दिनचर्या है, पूरे दिन की जो मेरी टाइम टेबल है, उसको जब मैं फॉलो करता हूँ, उसको जब मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, तो मुझे बस एहसास होता है कि मैंने आज ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मोबाइल के साथ बिताया और उसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो मेरे कहीं ना कहीं बिहेवियर में दिखाई दे रहा है। तो ये आप में भी आ रहा होगा लेकिन आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है। आपको अपनी डाइट को बढ़िया रखना है, आपको अपना आपको इम्यून बनाए रखना है ताकि कोई भी वायरस आपकी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।